तो आप लोग सब पीएससी के स्टूडेंट्स हैं, सब पीएससी वाले व्यापम वाले भी बैठे, व्यापम वाले भी, दोनों वाले भी। चलिए ठीक, देखो आप लोग के सिलेबस में जो है पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक है, नगरीय निकाय भी साथ में है। और जब भी कभी भी आप लोग कोई सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हो तो सब्जेक्ट्स को कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है उसकी समझ हम लोग को होनी चाहिए। और वो क्या बताएगा आप लोग का जो सिलेबस है, ठीक है, जैसे पीएससी कर रहे हो तो पीएससी का अपना सिलेबस है, व्यापम का अपना सिलेबस है और पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं। ये दो चीज़ें हैं, किसी भी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट आप लोग पढ़ रहे हो तो ये दो जो चीज़ें हैं वही आप लोग को बताएगी कि कितना आप लोग को पढ़ना है और आपके सब्जेक्ट का दायरा क्या होना चाहिए। कोई भी टॉपिक है उसमें कितनी गहराई में जाना है, क्योंकि फैक्ट्स बहुत सारे हैं। आप कोई भी सब्जेक्ट में अगर अंदर जाओगे तो पता चलेगा कि उसका ना और है ना कुछ और है, ठीक है। तो आप लोग को कितना सीमित दायरे में पढ़ना है वो आपका पास्ट ईयर का क्वेश्चन हो गया और आपके सिलेबस हो गया, वही बताएगा, ठीक है। तो आपके पास वो दोनों होने चाहिए, ठीक है। आप लोग और जो भी सब्जेक्ट हो गया उसके बाद पास्ट ईयर के क्वेश्चन लगा रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप लोग, नहीं कर रहे? हाँ, अगर नहीं भी कर रहे होगे तो आप लोग को करना स्टार्ट करना है, ठीक है। तभी आप लोग को समझ आएगा कि किस दायरे तक हम लोग पढ़ना, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन सा फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग भी यहाँ पे भी जो पंचायती राज पढ़ेंगे उतना ही पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और उसका कितना दायरा है, ठीक है। क्योंकि इसमें पीएचडी नहीं करना है, छोटा सा पार्ट है, 4 से 5 क्वेश्चन आने वाले अगर आप लोग पीएससी के हैं तो, ठीक है। बाकी फिर और अदर एग्जाम्स होते हैं, सीएमओ के हो गए तो उसमें तो फिर दायरा बढ़ जाता है, तो उसके अपने अपने सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग को क्वेश्चन डील करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें उतना ही करेंगे जितना हम लोग के लिए रिक्वायरमेंट है, ठीक। तो चलिए, पंचायती राज व्यवस्था चालू करने से पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि पंचायती राज व्यवस्था होता क्या है और हम लोग के सिलेबस में क्यों है, ठीक है। क्या उससे हम लोग को फायदा होने वाला है, ये भी लगा दिया, कैसे लगाना रहता है इसको, हम लोग इसको पॉज करो, ठीक है। चलिए, तो हम लोग कहाँ थे कि हम लोग क्यों ये जो पार्ट है पंचायती राज व्यवस्था का सिलेबस में है वो देखने की बात कर रहे थे। तो पंचायती राज व्यवस्था की बात इसलिए आई कि किसी भी देश के प्रशासन के लिए, प्रशासन में क्या होता है, कोई भी मान लीजिए राष्ट्र है, ठीक है, ये राष्ट्र की बात चल रही है। अब यहाँ पहले की अगर बात की जाए, राजा महाराजा के समय की बात की जाए तो यहाँ पे जो है एक केंद्र था, ये मान लीजिए राजधानी उसकी कैपिटल है। अब यहाँ से शासन व्यवस्था चल रही है। अब यहाँ से जब शासन व्यवस्था चल रही है तो ये लोग यहाँ पे निवास कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ग्राम हैं, बहुत सारे शहर हैं इसके आसपास के, उस क्षेत्र के, ठीक है। यहाँ पे ग्राम में निवास करने वाले जो निवासी हैं, ठीक है, उनकी जो है मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए क्या करता है कि जो राजा है वो विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन करता है। उसमें हो गया भोजन, हो गया आवास, हो गया सड़क की सुविधा हो गए, ठीक है, रोजगार की व्यवस्था हो गई, गरीबी हो गया उसको उन्मूलन की बात हो गई, कृषि कार्य को कैसे बढ़ाया जाए, उद्योगों की कैसे स्थापना की जाए। तो इस सारी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सरकार क्या करती है, बहुत सारे, या राजा जो था वो बहुत सारे व्यवस्था की जो है क्रियान्वयन करता था, ठीक है। अब जब उसकी बात चली तो वहाँ पे दिक्कत ये आया क्योंकि ये वाला जो एरिया है हम लोग का, यहाँ पे जो है राजा, ये कैपिटल है हम लोग का, ये वाले एरिया में तो जो योजनाएं थी उसका बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हो जाता था, समझ रहे हो, क्योंकि ये आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ तक तो योजनाएं जो है पहुँच जाती थी। लेकिन जो ये ग्रामीण सुदूर जो क्षेत्र रहते थे, यहाँ तक जो योजनाएं हैं वो नहीं पहुँच पाती थी, ठीक है। तो इस क्षेत्र में जो है विकास कार्य को कैसे जो है सुनिश्चित किया जाए, इस क्षेत्र तक जो है योजनाओं को कैसे पहुंच सुनिश्चित किया जाए, इसके लिए फिर व्यवस्था लाई गई,
तो फिर चोल प्रशासन की बात आती है प्राचीन समय में। चोल जो साम्राज्य था, हिस्ट्री पढ़े हो आप लोग? पढ़ चुके हिस्ट्री? हिस्ट्री भी नहीं पढ़े? अच्छा, तो एक चोला साम्राज्य था, दक्षिण में उनका शासन था, ठीक है। तो जो चोल जो शासन था, उन्होंने जो है एक व्यवस्था लाई कि क्यों ना इन ग्रामीण क्षेत्रों में जो है योजनाओं की और जो आदेशों के जो है क्रियान्वयन के सुनिश्चित के लिए क्यों ना हम जो है सुशासन की व्यवस्था लाई जाए। सुशासन नहीं, स्वराज की व्यवस्था लाई जाए। स्वराज की व्यवस्था का मतलब यह है कि वहाँ का स्वयं का शासन, स्वयं का शासन, ठीक है। जैसे वैसे ही शासन व्यवस्था जो यहाँ पे जो है उस राजा का शासन व्यवस्था चल रहा है, यहाँ पे भी ऐसी ही शासन व्यवस्था की हम लोग क्रियान्वयन करें कि जो अधिकार है, किस चीज़ का अधिकार, कि वहाँ पे जो है वो स्वयं जो है योजना का निर्माण कर सके वो, ठीक है। वहाँ पे जो है वो लोग स्वयं के जो है न्याय व्यवस्था ला सके, उसका निर्णय वे स्वयं कर सके। वहाँ पे जो है वो करों का जो है निर्धारण कर सके। कर के निर्धारण से क्या होगा कि वहाँ की जो आर्थिक व्यवस्था है वो सुदृढ़ तरीके से चल सकेगी, उन लोगों की मूलभूत अपनी आवश्यकताएं हैं ना, वो जो है चल सके। इसके लिए जो है वो व्यवस्था वहाँ पर के लाई गई कि उनको जो है अधिकार दिया जाए अपने स्वयं में, कि वो किसी भी प्रकार का जो निर्णय है वो स्वयं ले सके। फिर उसके पास उनको राजा के पास जाना मत पड़े, वो अधिकार उन लोगों को दिया गया। तो चोल के समय तो ये व्यवस्था हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद और समय चलता गया, फिर वो ब्रिटिशरों की जो है समय आया। ब्रिटिश का जब समय आया तो एक व्यक्ति का नाम आता है, फिर आप लोग यहाँ पे नोट्स में अपना देखना, एक व्यक्ति का नाम आता है लॉर्ड रिपन का, ठीक है। 1882 में लॉर्ड रिपन का नाम आता है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। उन्होंने जो है फिर जो है स्वशासन की व्यवस्था की, इसलिए जो है लॉर्ड रिपन को स्वशासन का जनक कहा जाता है, ठीक है। 1882 में जो है लॉर्ड रिपन ने जो वायसराय थे उसमें, ठीक है, उन्होंने जो ये व्यवस्था लाई स्वशासन की, कि ग्रामीण क्षेत्रों को जो है कैसे सशक्त किया जाए, सर्वांगीण उनका जो है विकास किया जाए, आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण और राजनीतिक सशक्तिकरण कैसे किया जाए, ये व्यवस्था जो है लॉर्ड रिपन ने 1882 में लाई। इसलिए जो है लॉर्ड रिपन को जो है स्वशासन का जनक कहा जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और कई बार आया हुआ है। तो आप लोग को ये कैसे समझना है कि लॉर्ड रिपन को याद रखना है और 1882 याद रखना है और स्वशासन का जनक याद रखना है, ये आपके पास्ट ईयर के क्वेश्चन से आपको पता चलेगा, ठीक है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि डेट्स अभी बहुत सारे आने वाली है कि जब पंचायती राज व्यवस्था आई तो लोकसभा में कब प्रस्तुत हुआ, लोकसभा में पारित कब हुआ, राज्यसभा में कब आया, फिर राज्यसभा में ऐसे बहुत सारे डेट्स हैं। तो आप लोग को वही डेट फोकस करना है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये व्यवस्था तो हो गई कि लॉर्ड रिपन जो है स्वशासन की व्यवस्था ला दी गई और वो चलते गया, फिर अपने स्तर पर चल रहा था, कोई बहुत ज़्यादा जो है सभी क्षेत्रों पर लागू हो गया ऐसी बात नहीं थी वहाँ पे, ठीक। अब बात आती है, फिर हम लोग जो है आज़ाद हो गए 1947 में, और आज़ादी के पहले जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे तब वहाँ पे मुख्य कार्य जो देखा जाता है वो गांधी जी का था। गांधी जी का कहना था कि अगर देश को जो है देश का विकास करना है, देश का सर्वांगीण विकास करना है, तो देश का विकास तभी सुनिश्चित हो सकता है जब उसका हम गांवों का विकास करें। क्यों गांवों का विकास करने? गांधी जी ने एक बात कही थी कि जो भारत देश की जो आत्मा है वो गांवों में निवास करती है। उसका कारण ये था क्योंकि अभी भी आप लोग जब देखोगे तो 64% लगभग जो है 64% आबादी भारत की वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ग्रामीण क्षेत्र हम लोग के यहाँ ज़्यादा है, ठीक है। अगर हम लोग छत्तीसगढ़ की बात करें तो वो आबादी और बढ़ के 76.76% हो जाती है और 23.324% जो है शहरी आबादी है। तो अगर हम लोग ग्रामीण क्षेत्र का विकास कर देते हैं, इतनी बड़ी आबादी का अगर सर्वांगीण विकास हो जाता है, सभी प्रकार के विकास, चाहे वो आर्थिक विकास बोलो, सामाजिक विकास बोलो, राजनीतिक विकास बोलो, ठीक है, अगर वो विकास हम लोग कर देते हैं तो पूरे देश का विकास जो है इससे सुनिश्चित होगा। इसलिए जो है ग्रामीण विकास का जो है बहुत ज़्यादा जोर दिया गया उस समय गांधी जी के द्वारा, और भी जितने आंदोलनकारी थे उन्होंने भी समर्थन किया था इस बात का। तो ये बात रखी गांधी जी ने, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है, संविधान निर्मात्री सभा का गठन होता है। पता है कि नहीं पता है? नहीं आइडिया होगा। उस समय क्या हुआ कि जब भारत देश आज़ाद हो रहा था, ठीक है, 1947 की बात है, तो ब्रिटिशर के हाथ में सत्ता थी भारत की, ठीक है। अब वो सत्ता किसको, उसके लिए तो आंदोलन चल रहा था ना कि कैसे जो है ब्रिटिशरों से सत्ता हम लोग अपनी ले, भारत के पास है, ठीक है।
तो वो सत्ता हासिल करने के लिए जो है फिर एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन हुआ कि आप लोग जो है अपना एक संविधान का निर्माण करो और उसमें जो भी प्रावधान रखने हैं कि कैसे शासन व्यवस्था को चलाना है, उसके स्थानांतरण के लिए संविधान निर्मात्री की सभा का गठन हुआ 1946 में। ठीक है, ये भी डेट इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलो डेट आप लोग लिखते जाइएगा, 2-3 अगर मैं डेट लिखा रहा हूँ तो। संविधान निर्मात्री सभा का जो पहली बैठक है वो डेट इंपॉर्टेंट है, तो 9 दिसंबर 1946 को जो है ये पहली बैठक होती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अभी पीएससी का एग्जाम कोई दिया था क्या? दिए थे, तो उसमें एक डेट आया था कि नहीं, कि संविधान जो है क्या क्वेश्चन था, कब लागू हुआ। ठीक है, संविधान जो है कब लागू हुआ। बहुत लोग कंफ्यूज हो गए थे इसमें। आप लोग क्या लगा के आए थे भाई, है ना? तो इसलिए कंफ्यूजन हुआ था क्योंकि जो 26 दिसंबर वाला जो डेट था, इस समय जो है 1949, इस समय जो है संविधान जो है बन करके तैयार तो हो गया था। 26 नवंबर को जो है बन करके तैयार तो हो गया था, लेकिन वो लागू नहीं हुआ था। ठीक है, लागू कब होता है, कुछ प्रावधान जरूर लागू हो गए थे 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, लेकिन फाइनल जो है सारे प्रावधान के सहित कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो ये 3 डेट तो इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ये ध्यान रखना है कि 26 जनवरी को 1950 को क्या हुआ था, लागू हो गया था, और 26 नवंबर 1949 को जो है वो क्या होता है, बन करके तैयार होता है, कुछ प्रावधान को छोड़कर। कुछ प्रावधान जो है उस समय लागू हुए थे। ठीक, अब क्या बात चल रही थी कि संविधान जो है निर्मात्री सभा का गठन हुआ। ठीक, अब उसमें गांधी जी ने प्रस्ताव रखा कि एक पंचायती राज व्यवस्था की जो है संविधान में जो है व्यवस्था होनी चाहिए कि हम लोग जो है ग्रामीण स्तर पर कैसे जो शासन है, सुशासन है, उसको सुनिश्चित कर सकें। तो जब बात ये हो रही थी तब फिर वहाँ पे ये भी बात हुई कि अभी जो है ऐसा जो है स्थिति भारत देश का नहीं है कि हम पंचायती राज व्यवस्था का जो है क्रियान्वयन कर सकें। ऐसी बात किसने बोली? B.R. अम्बेडकर जी ने ऐसा कहा कि अभी ऐसी स्थिति नहीं है। क्यों स्थिति ऐसी नहीं है? क्योंककि जब भारत देश आज़ाद हो रहा था उस समय जो है रियासतें थी, भारत जो है पूरे रियासतों में बटा हुआ था। लगभग उस समय जो है 562 रियासतें थी लगभग। ठीक, अब इन रियासतों की अपनी जो है संस्कृति थी, अपनी जो है रीति रिवाज थी, अपनी जो है सभ्यता थी, अपनी बोली थी, अपना जो है न्याय व्यवस्था था, सारी चीज़ अलग थे सब इतने सारे रियासतों के। जैसे अभी अपने राज्य है ना, लेकिन राज्य तो हैं और एक अखंड भारत का निर्माण हुआ है, लेकिन उस समय क्या हुआ था कि अलग अलग रियासत थे और उन अलग अलग रियासत के तो फिर तो भाषाएं सब संस्कृति अलग अलग थी। इसलिए भारत में विविधताएं बहुत हैं और उसी विविधता में एकता जो है भारत की विशेषता है, इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, तो जब उसी विविधता की बात जब चली तो यहाँ पे एक समस्या ये आ रही थी कि अगर पंचायती राज तरीके की कोई अगर व्यवस्था हम लोग लागू कर देते हैं अभी के समय में, ठीक है, तो हो सकता है बहुत सारी जो रियासतें हैं उनकी जो समस्या है। क्यों समस्या आएगी? क्योंकि अगर पंचायती राज व्यवस्था मैं लागू करूँ तो एक नियम लागू होगा पूरे देश में, लेकिन भाई सारी रियासतों की तो अपनी संस्कृति है, अपने रीति रिवाज है, अपने कार्य करने का तरीका है, अपनी न्याय व्यवस्था है, तो हम इस तरीके से थोप नहीं सकते उसके ऊपर। अब बात फिर थोप क्यों नहीं सकती, ये भी बात हुई। क्यों बात हुई? क्योंकि वहाँ पे एकीकरण की व्यवस्था चल रही थी, क्योंकि ये जो रियासतें थी ये लोग ऐसे सहमत नहीं थे कि हम लोग अखंड भारत का हिस्सा बन जाए। क्योंकि आप लोग नाम सुनोगे हैदराबाद का, हैदराबाद विलय नहीं होना चाह रहा था। आप लोग नाम सुनोगे जम्मू कश्मीर का, वो भी नहीं विलय होना चाह रहा था। ठीक है, फिर जूनागढ़ की बात सुने होंगे, वो भी नहीं विलय होना चाह रहा था। ऐसे बहुत सारी रियासतें थे। फिर उस समय जो पटेल जी थे उन्होंने जो एकीकरण की जो है व्यवस्था चलाई और जो है भारत को एकीकरण करने में उनका जो है अमूल्य योगदान रहा है। ठीक है, पटेल जी का। तो इसलिए जो है वहाँ पे क्या हुआ, जो इन समस्या आई तो उस समय जो है लागू तो नहीं किया गया। लेकिन फिर संविधान निर्मात्री सभा में वो लोग क्या सोचे कि भाई वो लोग एक काम किए कि क्यों ना हम लोग इसको जो है संविधान जो भाग 4 है, संविधान के जो भाग 4 है, क्या है भाग 4 में संविधान के? क्या है? नीति निदेशक तत्व है। ठीक, जो संविधान के भाग 4 में जो नीति निदेशक तत्व था उसमें ऐसी व्यवस्था थी, भाग 4 को ऐसा बनाया गया था कि जो भी भाई प्रावधान है जिसको अभी हम लोग लागू नहीं कर पा रहे
और भविष्य में अगर ऐसी व्यवस्था हो जाती है कि भाई हाँ, अब देश में जो है उन नियमों को लागू किया जा सकता है, उन प्रावधानों को लागू किया जा सकता है, तो सारे प्रावधान को उठा करके भाग 4 में रख दो कि किसी समय में भारत में जब ऐसी व्यवस्था बन जाएगी तब इस प्रावधानों को लागू कर दिया जाएगा। तो इसी के तहत जो है अनुच्छेद 40 में, भाग 4 के अनुच्छेद 40 में क्या किया गया, पंचायती राज के नाम से, कैसे चलता है यार, है ना, पंचायती राज के नाम से जो है एक प्रावधान अनुच्छेद 40 में रख दिया गया। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 40 में ये प्रावधान रख दिया गया कि किसी टाइम में अगर आपका एकीकरण हो जाएगा, सारे जो रियासतें हैं सम्मिलित हो जाएंगी, राज्य का निर्माण हो जाएगा, तब अगर व्यवस्था बढ़िया बन गई तो आप उसको फिर लागू कर देना वही करके। ठीक है, उसके अपने प्रावधान थे अनुच्छेद 40 में। ठीक, इतनी बात समझ आई? इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन? अब ये व्यवस्था तो हो गई, 40 में रख दिया गया। ठीक है, ये वैसी ही व्यवस्था थी जैसा आप लोग करंट अफेयर्स में सुनते हो गए अनुच्छेद 44 के बारे में। क्या है अनुच्छेद 44 में? यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। कौन कौन से राज्य में लागू है अभी? उत्तराखंड और गोवा में। गोवा में तो पहले से लागू था। ठीक है, वो तो पुर्तगाल का जब शासन था गोवा में तब से लागू है, उसको भारतीय संसद में पारित करके लागू नहीं किया गया है कि नहीं। उत्तराखंड अभी जो है उसको लागू किया गया। तो उसको भी समान नागरिक संहिता का भी वो कारण यही था कि एक समान सिविल कोड, ठीक है, एक समान सिविल कोड हम लोग देश में उस समय भी जो व्यवस्था ऐसी नहीं थी कि लागू कर सके। कारण फिर भी वही था कि सबकी अपनी जो है रीति रिवाज है, सबकी अपनी संस्कृति है, न्याय करने का अपना तरीका है। ठीक है, सबके अपने, जैसे सिविल कोड में क्या क्या आते हैं भाई, विवाह की जो है, तलाक का जो है मुद्दा हो गया, भूमि का हो गया, उत्तराधिकार का मुद्दा हो गया, ये सारे मुद्दे आते हैं उसमें। तो उस समय जो है उसी कारण से जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का लागू नहीं किया गया था, उसके इसलिए उसको 44 में रख दिया गया था कि किसी टाइम पे अगर भारत देश में ऐसी व्यवस्था होती है कि अगर उसको लागू किया जाए तब आप लोग लागू कर लेना। ठीक, तो ये तो बातें हो गई अनुच्छेद 40 में इसको क्यों रखा गया। ठीक है, इतना बात समझ आए क्यों 40 में रखा गया था, क्योंकि ऐसी व्यवस्था उस समय नहीं थी। चलिए अब अगला बात देखते हैं हम लोग कि जो पंचायती राज व्यवस्था है, तो हम लोग जो प्रशासन का विकेंद्रीकरण क्यों करना चाह रहे हैं, स्टार्टिंग में हम लोग देख रहे थे। ठीक है, कि प्रशासन का ये जो पंचायती राज जो व्यवस्था है वो प्रशासन का क्या कहलाता है, प्रशासन का विकेंद्रीकरण कहलाता है। डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। कितने लोग हैं यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले? अच्छा ठीक है, कोई वर्ड अगर नहीं समझ आएगा तो बताना। ठीक है, अभी तो ऐसे जनरल इंट्रोडक्शन चल रहा है। ठीक है, कोई शब्द अगर नहीं समझ आएगा तो बताना मेरे को। ठीक, तो डिसेंट्रलाइजेशन की बात चल रही थी। ठीक है, क्यों डिसेंट्रलाइजेशन की बात? अभी हम लोग देखें कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो योजनाएं हैं, उसके जो उसको लाभान्वित करने के लिए, जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंच उसको सुनिश्चित करने के लिए, योजनाओं का अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए हम लोग जो है प्रशासन का विकेंद्रीकरण करना चाह रहे थे। ठीक है, अब किस तरीके की योजनाएं भाई, जैसे यहाँ पे सब शहर में रहने वाले लोग हैं ना, ग्रामीण वाले कोई है क्या? तो शहर की बात समझते हैं। शहर में क्या रहता है? शहर में आप लोग देखे जाते हैं कि प्रशासन संबंधित जो भी आपको कार्य कराना है, ठीक है, तो आप लोग क्या देखते हो? नगर निगम देखते हो। ठीक, मान लीजिए दुर्ग नगर निगम की बात चलती है, आप लोग सब लोग दुर्ग में निवास कर रहे हो, ऐसा कंसीडर कर लेते हैं। दुर्ग नगर निगम की बात चलती है, तो दुर्ग नगर निगम में अब आप लोग को जो है मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, इसके कारण पहले देख लेते हैं। पहला कारण हम लोग पॉइंट लिखते हुए चलते हैं कि क्यों जो है इसको लागू करने की जो है आवश्यकता पड़ी, पंचायती राज को या फिर नगरीय निकाय सिस्टम को। ठीक है, कारण की अगर बात की जाए तो पहला कारण है मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति। क्या क्या आ जाएगा मूलभूत आवश्यकताओं में? प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है, ठीक है, कहाँ फॉर्म भरोगे? नगर निगम से आपको मिलेगा फॉर्म, वहाँ जा करके अपना जो है सारे सर्टिफिकेट जा करके रखोगे। ठीक है, तो भाई मूलभूत आवश्यकता में क्या हो जाएगी? आवास की व्यवस्था हो गई। ठीक, अब आवास की व्यवस्था सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना से नहीं हो गई भाई, आप लोगों को घर बनवाना है तो पहले उसका ज़मीन खरीदोगे, उसका रजिस्ट्रेशन कराओगे,
कराओगे कि नहीं कराओगे? घर बनाने के लिए परमिशन लोगे, ठीक है, तो वो आप लोग कहाँ जाओगे? अगर इससे पहले, अगर 1992 से पहले जो व्यवस्था थी उसकी अगर बात करें तो सिर्फ क्या था, केंद्र में जो है संसद की एक व्यवस्था थी प्रशासन की, और जो है राज्य में अगर देखा जाए तो विधानसभा था, ठीक है। अब अगर किसी चीज़ की आपको आवश्यकता पड़ रही है और उसको आप लोग को बात करना है तो कहाँ जाना पड़ता? विधानसभा जाना पड़ता। रायपुर जाओगे क्या हर चीज़ के लिए? नहीं जा सकते ना भाई, छोटी छोटी चीज़ के लिए रायपुर थोड़ी जा सकते। अगर एक फॉर्म जमा करना है तो रायपुर थोड़ी जाओगे। तो इसी समस्या के समाधान के लिए, ये समस्या के समाधान के लिए कि हम क्यों ना प्रशासन का विकेंद्रीकरण करें और छोटे स्तर पर, ये तो बड़ा स्तर हो गया, इन छोटे स्तर पर जो है ऐसी व्यवस्था करें कि जो हमारी जो मूलभूत आवश्यकता है वो यहाँ पे ही कंप्लीट हो जाए, ठीक है। इसी व्यवस्था के लिए, एक मूलभूत आवश्यकताओं को जो है पूर्ति के लिए जो है ये व्यवस्था लाई गई। ये पहला कारण हो गया, ठीक है, समझ आया। दूसरा कारण क्या हो गया भाई? दूसरा कारण ये हो गया जो है समस्याओं के समाधान के लिए। क्या क्या समस्या आप लोग फेस करते हो अपने क्षेत्र पे? कोई समस्या फेस करते हो? नहीं करते? कोई भी नहीं करते? प्रशासन वाला अच्छा काम कर रही है भाई जैसे स्वच्छता से संबंधित समस्या हो गया कि भाई आपके जो है क्षेत्र में जो स्वच्छता नहीं है, गंदगी बहुत है, नाली जो है कई दिनों से साफ़ नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा गंदगी है, तो कहाँ जा कर के आप शिकायत करोगे? नगर निगम आप जाओगे, वहाँ जाकर शिकायत करोगे, या फिर टोल फ्री नंबर आप कॉल लगाओगे? तो उसके समाधान के लिए हो गया, स्वच्छता से संबंधित हो गया। और क्या समस्या हो गई भाई कि जो है आपका स्ट्रीट लाइट आपका नहीं जल रहा है, ठीक है, स्ट्रीट जो लाइट है आपका वो काम नहीं कर रहा है, फिर आप कॉल लगाओगे, ये एक समस्या हो गई। आपके घर तरफ का जो सड़क है वो उसका मरम्मत नहीं हुआ है, टूटा फूटा सड़क है, मतलब गड्ढे में सड़क बना हुआ है, इस तरीके की स्थिति हो गई, तो सड़क बनाने के लिए आप बात करोगे नगर निगम में, ठीक है। तो ये जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए हो गया, ठीक है, उनके समस्याओं के समाधान के लिए हो गया। तीसरी बात अब जब हम लोग देखते हैं, ये तो मेन चीज़ हो गया, इसको ज़्यादातर जो है मुख्य फोकस था कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास करने के लिए, फिर तो उसको नगर में भी लाया गया कि भाई अगर नगरीय क्षेत्र, शहरी क्षेत्र है, उनकी भी तो अपनी आवश्यकता है, लेकिन मेन चीज़ था वो था ग्रामीण क्षेत्र, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र था। ग्रामीण क्षेत्र के जो है सर्वांगीण विकास के लिए, वहाँ पे जो है सुशासन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए ये व्यवस्था लाई गई। अब ग्रामीण क्षेत्र में क्या होगा? ग्रामीण क्षेत्र में भाई कि जो है कृषि कार्य होता है, तो क्यों ना हम जो है कृषि कार्य को जो है बढ़ाया जाए, ठीक है। ग्रामीण के अपने उद्योग हैं, ठीक, किस प्रकार के उद्योग? ग्रामीण में अपने लघु कुटीर उद्योग हैं, समझ गए ना? लघु कुटीर उद्योग मतलब स्मॉल जो क्या बोलते हैं उसको, इंडस्ट्रीज हो गए, है ना, वो हो गए, लघु कुटीर उद्योग हो गए अपने, उनके विकास के लिए हो गया, कृषि हो गया, उद्योग हो गया, ठीक है। और जो है वहाँ के गरीबी निवारण के लिए ये व्यवस्था की जाएगी ना। जैसे गरीबी निवारण के लिए कौन सी व्यवस्था चल रही है? मनरेगा चल रहा है हम लोग का कार्यक्रम, ठीक है, मनरेगा कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है, यहाँ से उनको जो है रोजगार भी मिल जा रहा है, ठीक है, रोजगार भी मिल जा रहा है। वहाँ के जो है हितग्राहियों के चयन के लिए इस प्रकार की कोई व्यवस्था हो कि हितग्राहियों का चयन किया जाए, उनको जो है रोजगार दिया जाए, ठीक है। और क्या व्यवस्था हो सकती है उन लोगों में? भाई वहाँ की अपनी जो है न्याय व्यवस्था हो, ठीक, वो लोग अपने स्तर पर जो है छोटे छोटे जो है न्याय है उसको सुनिश्चित कर सके। और क्या व्यवस्था हो सकती है? जो मेन चीज़ था उन लोगों में, राजनैतिक सशक्तिकरण, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ठीक है, क्योंकि ये देखा जा रहा था उस समय कि जो चुनाव लड़े जाते थे, मान लीजिए विधानसभा का चुनाव लड़ा जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ से जो प्रत्याशी होते थे जनरली वो शहर के ही होते थे, ठीक है। अब ये ग्रामीण क्षेत्र जो है वहाँ के लोग यहाँ उठ करके नहीं आ पा रहे थे, राजनीतिक इतनी जो साक्षरता थी उन लोगों में नहीं थी, ठीक है। तो कैसे यहाँ पे जो है राजनीतिकरण यहाँ पे किया जाए, राजनीतिक सशक्तिकरण किया जाए, तो उसके लिए व्यवस्था ला जाएगी, पंचायती राज व्यवस्था ला दो और पंचायत में वो लोग खड़े होंगे, पंचायत से कम जिला स्तर, जनपद और क्या बोलते हैं, पंचायत हो गया, जनपद हो गया और जिला स्तर तक वो लोग पहुँच पाएंगे,
ठीक है। उसके बाद अगर राजनीतिक सशक्तिकरण हो गया तो फिर विधानसभा से लोकसभा स्तर तक तो वो लोग फिर पहुंच जाएंगे। ठीक, तो एक मेन कारण क्या था उन लोगों का, राजनीतिक सशक्तिकरण। ठीक है, कारण समझ आ रहा है क्यों लाया जा रहा है, क्योंकि उस ग्रामीण क्षेत्र तक अगर हम लोग विकास कार्य सुनिश्चित कर देते हैं तब जो है देश का विकास सुनिश्चित होगा। ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ से आप आर्थिक सशक्तिकरण भी देख सकते हैं कि उन लोगों का जो है आर्थिक सशक्तिकरण किया जाए। ठीक, फिर उसके बाद जो है एक और बात थी कि जो ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप लोग देखोगे ना तो लिंगानुपात वहाँ ज़्यादा दिखेगा आप लोगों को। ठीक है, महिलाओं की संख्या ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू शहरी क्षेत्रों में। तो अगर हम लोग को महिला सशक्तिकरण करना है और अगर इस ग्रामीण क्षेत्र का मैं विकास कर देता हूँ तो महिला सशक्तिकरण जो है मेरा सुनिश्चित हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से जो है इन मूलभूत आवश्यकताएं हो गई और जो समस्याओं का समाधान हो गया और जो है ग्रामीण क्षेत्र के जो है सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के लिए जो है इस तरीके की जो है व्यवस्था लाई गई पंचायती राज और नगरीय निकाय। इतनी बात समझ आई। ठीक, तो ये मूलभूत कारण था। ये कारण अगर आप लोग समझ जाते हो ना तो सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएगी कि नगर निगम क्यों बना है, ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत क्यों बना है, ग्राम पंचायत क्यों बना है, ये सारी चीज़ें आप लोग को समझ आ जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब बात ये थी, अब देश हम लोग का आज़ाद हो गया। ठीक है, देश आज़ाद हो गया, अब हम लोग इसमें आ जाते हैं। ठीक, देखो अगर यहाँ पे पीडीएफ की अगर बात करोगे तो आप चोला को पढ़ लिया। ठीक है, चोला में जो है पहले स्टार्ट हुआ था भाई, फिर उसके बाद लॉर्ड रिपन की भी बात कर ली हम लोग, गांधी जी की भी बात कर ली हम लोग। ठीक है, और BR अम्बेडकर जी थे, उन्होंने बोला कि भाई आपको अभी इसको नीति निदेशक तत्वों में रख दो, अभी लागू करने की जो है व्यवस्था हम लोग के पास नहीं है। कहाँ गए हैं? चलिए, तो 40 तक हो गया था। ठीक है, अब 1949 हो गया, 50 हो गया। अब ये देखा जा रहा था कि भाई उसको कोई लागू ही नहीं कर रहा है, पंचायती राज व्यवस्था जो नीति निदेशक तत्व में तो रख दिया गया लेकिन कोई राज्य इसको लागू ही नहीं कर रहा है। अब क्या करें, तो अब कैसे और क्या लागू करें कि उसमें अगर लागू कर भी रहे हैं तो उसमें क्या क्या प्रावधान हो। उसके लिए अब जो है बलवंत राय मेहता जो समिति है उसका गठन किया गया 1957 में। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया 1957 में। भाई कि आप बताइए, नेहरू जी ने कहा बलवंत राय मेहता जी से कि भाई आप बताइए कि किस तरीके का जो है प्रावधान हो पंचायती राज व्यवस्था में और कैसे उसको जो है राज्य लागू कर सके। ठीक है, तो जो बलवंत राय मेहता जी थे वो इसके अध्यक्ष थे। तो पहला तो प्रश्न सीधा यहीं से आता है कि पहली समिति किस नाम से गठित की गई थी, तो बलवंत राय मेहता जी समिति के नाम से गठित की गई थी 1957। ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब समिति तो गठित हो गई। ठीक है, इनका रिकमेंडेशन क्या था कि जो पंचायती राज व्यवस्था गठित करो भाई, और वो जो पंचायती राज व्यवस्था वो त्रिस्तरीय होना चाहिए। ठीक है, 3 स्तर में, जो उनका जो रिकमेंडेशन था उसको अपनाया भी गया। जैसे अभी भी 3 व्यवस्था है यहाँ पे। ठीक है, 3 व्यवस्था कैसी है कि ग्राम स्तर पर एक व्यवस्था होगी। ठीक है, जैसे ग्राम पंचायत, फिर उसके जो है जनपद पंचायत, जनपद स्तर पर एक व्यवस्था होगी, फिर हो जाता है ये जिला पंचायत। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है, देखो आप लोग के नोट्स में ही है क्या कि नहीं मिला है? नोट्स नहीं मिला है, चलो नोट्स में देख लेना कि 3 स्तर की यहाँ पे बात की गई, ग्राम पंचायत, जिला जनपद पंचायत और जिला पंचायत। ठीक है, जिस उनके रिकमेंडेशन को जो है अपनाया गया। 3 स्तर की बात करते, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि त्रिस्तरीय संरचना की जो है बात कौन करता है, किसने रिकमेंड किया था, तो बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, 1957 आपको 1959 आपको याद रखना है। ठीक, अब ये व्यवस्था उन्होंने बता दी और उन्हीं के रिकमेंडेशन में जो पहली पंचायती राज व्यवस्था है वो राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान के जो है नागौर जिले में, ये वाला जो है राजस्थान के नागौर जिले में जो है 2 अक्टूबर 1959 को, क्या डेट है, 2 अक्टूबर 1959 को जो है ये पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत होती है। ठीक है, तो ये भी डायरेक्ट प्रश्न आता है कि पहला जो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ हुई, तो वो क्या है आपका नागौर जिला। ठीक है, राजस्थान का नागौर है, 2 अक्टूबर 1959 को जो है इसकी शुरुआत होती है। ठीक, तो ये जो बलवंत राय मेहता समिति, बस इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। सीधे सीधे क्या याद रखना है आपको कि जो बलवंत राय मेहता समिति है वो 1957 को आया। ठीक है, त्रिस्तरीय जो है राज्य की कल्पना, त्रिस्तरीय जो है संरचना की परिकल्पना करते हैं। 2 अक्टूबर 1959 को जो है ये शुरुआत होती है, कहाँ से, नागौर जिले से। ठीक,
ग्राम स्तर पर, खंड स्तर पर और जिला स्तर पर। खंड स्तर पर क्या बात करता है, ग्राम पंचायत की, ठीक है। खंड स्तर ग्राम स्तर पर, और खंड स्तर पर जो है पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जो है जिला परिषद की ये बात करते हैं। और अभी जो है यही लागू है, इतनी बातें आपको को याद रखनी है, ठीक है। अब ये तो सिफारिश करके चले गए, और बोले और कुछ प्रावधान बताओ भाई, ये थोड़ा जम नहीं रहा है, तो उसके लिए फिर के संथानम समिति का गठन किया गया, ठीक है। ये आपका जो त्रिस्तरीय पंचायत है उसकी व्यवस्था यहाँ पे बता दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है के संथानम समिति का गठन होता है, इसका भी ईयर आप लोग को डायरेक्ट याद रखना है। इसमें तो कुछ ऐसा व्यवस्था जो भी ये बताए थे उसको ज़्यादा अपनाया नहीं गया, लेकिन आपको सिर्फ ईयर याद रखना है कि इसके बाद जो है के संथानम समिति आता है 1963 में, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय प्रावधान और स्थिति की समीक्षा किए लोग, कि कैसे वित्तीय प्रावधान मतलब वही कि कैसे उनको जो है आर्थिक सशक्तिकरण करें, कि उनके पास कैसे पैसा आएगा, जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको चलाने के लिए उनके पास कैसे पैसा आएगा, कि हम लोग क्या उनको अनुदान दें केंद्र या राज्य से, कि या उन लोग को कर जो है कलेक्ट करने की, टैक्स कलेक्ट करने की उन लोग को पावर दें, ताकि वो लोग अपने जो है कार्यों को सुनिश्चित कर सकें, ठीक है। तो डायरेक्ट इसमें सिर्फ आपको ये याद रखना है कि के संथानम समिति जो है 1963 में आई थी, बस ये रिकमेंडेशन भी उनका याद नहीं रखना है। फिर आता है अशोक राय मेहता समिति, ठीक है। ये बलवंत राय मेहता जी के पुत्र थे, बेटे थे उनके, ठीक है। 1977 याद रखना है डायरेक्ट आप लोगों को, कि अशोक राय मेहता समिति कब आई थी, 1977 में, 1977 में, ठीक। उन्होंने जो है द्विस्तरीय संरचना की बात की थी, ये, ठीक है। 1977 में जो है अशोक राय मेहता समिति आती है, ठीक। वो जो है जैसे 3 टियर की बात कौन कह रहते हैं, बलवंत राय मेहता कहते, ये बोलते हैं कि नहीं भाई 3 टियर नहीं रहना चाहिए, 2 टियर रहना चाहिए, कि डायरेक्ट भाई एक पंचायत हो, एक मंडल पंचायत हो और दूसरा जो है जिला परिषद हो, ठीक है। जो बीच का जो था जनपद वाला वो सिस्टम उन लोगों ने हटा दिया, ऐसा उन्होंने रिकमेंड किया था कि सिर्फ 2 व्यवस्था हो करके। और वो ये बोले थे भाई कि बात ऐसी है कि 20 लाख से कम जनसंख्या हो, ठीक है, 20 लाख से कम जनसंख्या हो तो ऐसे राज्यों में मध्य स्तर जो है नहीं होने चाहिए, अगर जनसंख्या कम है तो सिर्फ 2 टियर में हम लोग का काम चल जाएगा, ऐसा बोले थे। लेकिन इनके जो है रिकमेंडेशन को नहीं माना गया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं, इतनी बात, सिर्फ 2 बातें इसमें भी याद रखनी है। अशोक राय मेहता समिति में 1977 आपको याद रखना है, कब आया था याद रखना है, और 2 टियर का रिकमेंडेशन कौन दिया था, अशोक राय मेहता समिति। सिर्फ 2 बातें याद रखनी है और कुछ याद नहीं रखना है इसमें, ठीक है। 20 लाख वगैरह बात भी नहीं ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आता है दांतेवाल समिति दांतेवाला समिति, इसमें भी सिर्फ आप लोग को ये याद रखना है कि ये जो दांतेवाला समिति है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। डायरेक्ट क्वेश्चन ये आ जाता है कि दांतेवाला समिति किससे संबंधित है, तो उसमें फिर आपके ऑप्शन रहेंगे बैंक से है, कि पंचायती राज व्यवस्था से है, कि कर सुधार से समिति है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो दांतेवाल समिति 1978 आप लोग को याद रखना है। खंड स्तर पर नियोजन की बात की थी, ये भी ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद हनुमंतराव समिति आते हैं, दांतेवाला समिति, ये वाला 4th नंबर वाला, ब्लॉक लेवल की जो प्लानिंग किया था ना 1978 में, तो इन्होंने रिकमेंड किया था दांतेवाला समिति ने, ठीक है, कमेटी ने। फिर उसके बाद हनुमंतराव समिति को आप लोग को ध्यान रखना है कि 1984 में कौन सी समिति आती है, हनुमंतराव समिति, ठीक है। ये जो है जिला स्तर पर नियोजन की बात करते हैं, प्लानिंग एट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये भी ध्यान नहीं रखना, सिर्फ आप ईयर याद रखो 1984 में ये जो है समिति आई थी, ठीक है। फिर आता है जो इंपॉर्टेंट है आपका जीवीके राव समिति, ठीक। जीवीके राव समिति जो आता है वो कब आता है, 1985 में। पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है, ठीक। जीवीके राव समिति कब आता है, 1985 में आता है। अब ये क्या बोलते हैं कि भाई जो पंचायती राज व्यवस्था है उनका क्या किया जाए, कि रेगुलर जो है इलेक्शन होना चाहिए, नियमित चुनाव की जो बात की, पहली बात कि जो हमारे जो पंचायती राज व्यवस्था में जो हमारे प्रतिनिधि होंगे, चाहे वो सरपंच हो, चाहे पंच हो, चाहे जनपद पंचायत के सदस्य हो, वहाँ के अध्यक्ष हो, वो उसको जो है चुन करके वो आए, ग्रामीण स्तर पर वो जो है चुनाव हो वो चुन करके आए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। ये किन्होंने बोला, जीवीके राव समिति ने बोला, ठीक है। नियमित चुनाव की बात कौन करते हैं, जीवीके राव समिति बोलते हैं, ठीक। फिर उसके बाद जो है विकेंद्रीकृत आयोजनों की प्रक्रिया में पंचायती राज संस्थाओं को जोड़ने की सिफारिश की, और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों विद्यान प्रशासनिक व्यवस्थापन की बात की। ये भी आपको ध्यान नहीं रखना। देखो रिकमेंडेशन बहुत सारे हैं, ऐसे 1-2 रिकमेंडेशन वो लोग दे करके नहीं जाते, कम से कम 15-20 रिकमेंडेशन देते हैं।
यही मैं बताया ना कि हम लोग को कौन से रिकमेंडेशन ध्यान रखना है, वो हम लोग को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बताएगा। ये कई बार आ चुका है ये प्रश्न कि जो है नियमित चुनाव व्यवस्था की बात कौन सी समिति ने की थी, तो वो कौन सी समिति है, GV के रॉय समिति। ठीक है, ये ईयर भी आया हुआ है 1985। कई बार जो है मैच द फॉलोइंग में भी आ जाते हैं, ईयर इधर दे देगा और इधर जो आपकी जो है समिति का नाम दे देगा। ठीक है, तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि नियमित चुनाव की बात किसने की थी, GV के रॉय समिति ने। फिर उसके बाद आता है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986 में। ठीक है, ये जो समिति का गठन किया गया लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का, उन्होंने बताया कि जो है ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्थिक संसाधन प्रदान किए जाए। ठीक है, फाइनेंशियल रिसोर्सेस प्रदान किए जाए। ठीक है, वही बात है ना कि आर्थिक सशक्तिकरण उनका कैसे करोगे, आर्थिक जो है उनको स्वायत्तता दोगे तब तो वो अपने स्तर पर काम कर सकेंगे ना, कि स्वच्छता के लिए वो लोग काम कर सके, कृषि कार्यों के जो है विकास के लिए कार्य कर सके, वहाँ जो कृषि वानिकी है उसके लिए कार्य कर सके वो लोग। ठीक है, और जो तालाबों का निर्माण कर सके, रोजगार व्यवस्था वो लोग कर सके। ठीक है, इसके बाद जो है कि आर्थिक उनको जो है आर्थिक जो है आत्मनिर्भर उन लोग बनाया जाए, ये बात किसने की, लक्ष्मीमल सिंघवी ने की। ठीक है, अब वो फिर कैसे आर्थिक रूप से वो सशक्त होंगे वो अलग बात है, कि वो लोग अगर वहाँ से टैक्स लेने की उन लोगों को सहायता दी जाए। बहुत सारे विषय हैं कि वहाँ से जैसे टैक्स ले लिए वो लोग, वहाँ से उन लोगों को जो इनकम जनरेट होगा, राज्य या फिर केंद्र उनको अनुदान दे दे, उनसे होगा। ठीक है, कोई वो जो है उद्योगों की स्थापना कर दी, वो सहायता दी जाए ताकि उसको जो है वहाँ से इनकम जनरेट हो। तो ये बात कौन की, किसने की, लक्ष्मीमल सिंघवी ने की, कि आर्थिक रूप से जो है उनको संसाधन प्रदान करने की बात, आर्थिक स्वायत्तता दी जाए। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने ये की महत्वपूर्ण, कि इनको जो है संवैधानिक मान्यता दिया जाए। अभी तक जो बात थी वो संवैधानिक मान्यता इनको नहीं मिली थी पंचायती राज व्यवस्था को। अब आप बोलोगे वो अनुच्छेद 40 में तो है, ठीक है, लेकिन जो अनुच्छेद 44 के जो प्रावधान हैं, जितने भी भाग 4 के जितने भी प्रावधान हैं वो न्यायालय में जो है न्यायोचित नहीं है। पढ़े हुए लोग, ठीक है, न्यायालय में न्यायोचित नहीं। अगर उस प्रावधान को न्यायालय में न्यायोचित नहीं है, मतलब अगर उसका उल्लंघन भी अगर हो जाता है, अनुच्छेद 40 का अगर कोई राज्य अगर लागू भी नहीं करता है, तो आप वहाँ पे न्यायालय में जो है क्या बोलते हैं, अपील नहीं कर सकते। ठीक है, कि वहाँ भाई कि हम लोग के पंचायती राज व्यवस्था को बाकी राज्य जो है इसको लागू नहीं कर रहे हैं। ये जितने भी अगर भाग 4 के हैं वो न्यायोचित नहीं है न्यायालय में। ठीक है, तो इसलिए संवैधानिक प्रावधान नहीं है। इसके लिए इन्होंने बोला जाए कि बोले इन्होंने कि भाई उसको अगर सभी राज्य में लागू करना है तो आपको संवैधानिक बाध्यता करनी होगी, कि केंद्र इससे संबंधित जो है कानून बनाए और बोले कि सभी राज्यों में इसको जो है लागू किया जाए। तो ये दो बात किन्होंने की, लक्ष्मीमल सिंघवी ने की, कि एक तो आर्थिक उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए और संवैधानिक मान्यता दिया जाए। ठीक है, दो बात समझ आए, ये 2 पॉइंट ही बस आप लोग को याद रखने हैं। ठीक, और ईयर याद रखना है 1986। ठीक, फिर गाडगिल समिति आता है 1988 में। ठीक, पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी कैसे बनाया जाए, ये जो गाडगिल समिति आया कि पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं को कैसे प्रभावी बनाया जाए, इसी के बाद से जो है बहुत सारी जो कितने विषय होने चाहिए, इसमें कितने खंड होंगे, कितनी धाराएं होंगी, सब पे बात इसी पे चला। और उसके बाद जो है संसद में जो है एक बिल ला करके इसको जो है कानून का जो है दर्जा मिला। ठीक है, वो अभी डेट हम लोग देखेंगे। तो ये गाडगिल समिति से जो है इसकी स्टार्ट होती है। इतनी बातें थी 1988 तक। फिर उसका बाद आता है भूरिया समिति, 1995 में भूरिया समिति आती है। आखिरी समिति आ गया आपका, कहाँ गया, ये भूरिया समिति। भूरिया समिति ये बोलता है 1995 में जब भूरिया समिति आती है, उन्होंने पेसा एक्ट लाने की मांग की। ठीक, पेसा एक्ट क्या है, पेसा का जो है फुल फॉर्म है पंचायत एक्सटेंडेड शेड्यूल्ड एरिया। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्रों में जो है पंचायती राज व्यवस्था को कैसे लागू किया जाए। अनुसूचित क्षेत्र मतलब समझ रहे हो क्या होता है, क्या होता है अनुसूचित क्षेत्र, ट्राइबल एरियाज, जो पिछड़े हुए जो क्षेत्र हैं। ठीक है, सुदूर ग्रामीण वनांचलों में जो क्षेत्र निवास करे, जहाँ तक जो है मूलभूत आवश्यकताएं नहीं पहुँच पा रही है, ऐसे क्षेत्र जहाँ पे शिक्षा का स्तर भी बहुत कम है, गरीबी है, स्वास्थ्य का स्तर नहीं है, और जो राजनीतिक साक्षरता नहीं है, समाज की मुख्य धारा से वो जो क्षेत्र है जो जुड़ा नहीं है, तो जो पिछड़े हुए जो क्षेत्र है वो उस अनुसूचित क्षेत्र पे आते हैं, जिनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति है, अपनी भाषा है, विशिष्ट भाषा है, बोली है, ठीक है, रीति रिवाज है। तो ऐसे जो क्षेत्र हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुसूचित क्षेत्र में ऐसा रखा गया है संविधान में। ठीक है, तो वहाँ जो है
कैसे पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाए, क्योंकि जैसी व्यवस्था एज इट इज़ शहरों और ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग कर रहे हैं और वैसी सेम व्यवस्था अगर अनुसूचित क्षेत्र में कर देंगे तो वहाँ पे जो अनुसूचित जो जनजाति वाले लोग हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको अलग तरीके से हम लोग को ट्रीट करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो कैसे ट्रीट किया जाए, उनके जो हितग्राही को कैसे चयन किया जाए, उसके लिए एक पेशा एक्ट लाया गया, उसमें अलग प्रावधान रखे गए। अब इसमें कितने हैं, इसमें जो है ये 10 राज्यों में लागू होगा, ऐसा जो है बात किया गया। ठीक है, तो 2-3 चीज़ें इसमें याद रखनी है आपको, भूरिया समिति में बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 डेट आपको इसमें याद रखने हैं। पहले तो आपको 1995 में ये आया, ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है कि 1995 में जो है भूरिया समिति का गठन हुआ, पहली बात। दूसरी बात याद रखना है कि 1996 में ये लागू हुआ। ये दोनों क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि इसका गठन कब हुआ, तो 1995 में गठन हुआ और 1996 में जो है पेशा जो अधिनियम है वो लागू होता है। ठीक है, बिल से जो अधिनियम बन गया। ये 2 बातें हुई। तीसरी बात याद रखना है कि इन्होंने बोला कि जो पेशा अधिनियम है वो 10 राज्यों में लागू होगा। ठीक है, 10 राज्यों में लागू होगा। अब वो कौन कौन से 10 राज्य हैं? 7 राज्य तो ऐसे हैं जो छत्तीसगढ़ के जो आपके पड़ोसी राज्य हैं वहाँ हो गए। ठीक है, इसको अपन याद कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि कूट में ये कई बार दे देता है। ठीक, ये दिख रहा है सब लोग को? लैंग्वेज दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं? ये मान लीजिए लगभग छत्तीसगढ़ है। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये वाला एरिया हो गया, ये वाला एरिया हो गया, ये वाला एरिया हो गया और ये वाला एरिया हो गया। ये छोटा नहीं होता ना, चलो ठीक है, ये वाला एरिया हो गया, ये एरिया हो गया। ठीक, चलो कौन सा राज्य है यहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, एमपी। ठीक, इतनी बातें थी। इसको अगर हम लोग हटा दें, ठीक है, तो एक राज्य हम लोग का ये हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा, पांचवा, छठवा, ये 7वें। 7 रास्ते तो यही हो गए जहाँ पे पेशा एक्ट लागू है। ठीक है, यूपी को हटा दो, झारखंड याद रख लो, उड़ीसा याद रख लो, आंध्र प्रदेश याद रख लो, ये क्या है, मुझे ये 5वां है, ये तेलंगाना है। ठीक है, ये महाराष्ट्र हो गया 6वें नंबर का, ये 7वें नंबर का एमपी हो गया। अब यहाँ पे आपका कौन सा है? यहाँ पे आपका गुजरात है लगभग। ठीक है, ये आपका गुजरात हो गया, यहाँ पे आपका राजस्थान हो गया और यहाँ पे कहीं आपका एमपी, सॉरी क्या नाम है, हिमाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, तो 7 ये हो गए और 3 वो हो गए। तो ऐसे 10 राज्यों में जो है पेशा लागू है, ऐसा जो है डायरेक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, ये बातें थी आपके जो है 10 जो है पूरी समिति थी उसको। ठीक है, चलो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आप लोग बताते जाना भी कि कौन सी समिति कौन से ईयर में है, ये आपको बताना है। ठीक है, कोई डाउट है अभी तक यहाँ पे? कुछ पूछना हो आप लोगों को, कुछ समझ नहीं आया हो? पंचायत लिख रहे हो? चलो लिख लो, पंचायत एक्सटेंडेड शेड्यूल्ड एरिया। ठीक है, पंचायत एक्सटेंडेड लिख दूं मैं? नहीं समझ आ रहा है? हो गया ना? नहीं मैडम, हाँ एक्सक्लूड है, यूपी नहीं आएगा। ठीक है, यूपी नहीं आएगा। 9 में एक छत्तीसगढ़, ये भी जोड़ लो, छत्तीसगढ़ जोड़े, छत्तीसगढ़ नहीं जोड़े ना, हाँ जोड़ो ना छत्तीसगढ़। एक तो यही हो गया, देखो ना 1 लिखो यहाँ पे। ठीक है, एक तो ये हो गया छत्तीसगढ़, बाकी 6 हो गए, 7, 8, 9, 10। ठीक है, चलो आप लोग ईयर बताते जाना भाई कि कौन कौन से ईयर हैं। बलवंत राय मेहता समिति कब आया? के संथानम समिति, अशोक राय मेहता समिति, दांतेवाल समिति, हनुमंतराव समिति,
जीवीके राव समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, पी.के. थुंगन समिति, गाडगिल समिति और बुरिया समिति। कब लागू हुआ? भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? लॉर्ड रिपन। ठीक है, चलिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसने सिफारिश की थी? द्विस्तरीय। नियमित चुनाव की बात किसने की? संवैधानिक प्रावधान? और आर्थिक संसाधन प्रदान करने की बात? हाँ। और पेशा एक्ट किसने लाया? किसकी सिफारिश पर? बुरिया समिति। इतनी बातें आप लोग को याद रखनी है। चलिए अब बात आती है, यहाँ तक तो हम लोग देख लिए थे, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। गाडगिल समिति इन्होंने बताया कि कैसे जो है पंचायती राज व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाए, ठीक है। बहुत सारे इससे सब पहले जो समिति थी सब लोगों ने सिफारिश अपनी अपनी कर दी। अब कैसे उसको प्रभावी बनाया जाए? तब उस समय सरकार थी क्या वो कोई बोल रहे, कुछ बोल रहे हो? हाँ बोलो ना, बोलो। हिंदी का, ये हिंदी में अफसर बोले कि ये इंग्लिश में ही रहेगा, ऐसे करके आप लोगों को नोट्स मिलेगा, ऐसा बोले हैं, ठीक है। चलो मैं बात कर लूँगा, वैसे इंग्लिश में रहेगा ऐसा बोले भाई सर, ठीक है। गाडगिल समिति ने ये बताया कि कैसे इसको प्रभावी बनाया जाए, ठीक है। उसके लिए जो है उस समय जो है पी.वी. नरसिम्हा राव की जो है सरकार थी, ठीक है। पी.वी. नरसिम्हा राव उस समय सरकार में थे। ये डायरेक्ट आप लोग को याद रखना है, पी.वी. नरसिम्हा राव, ठीक है। इनकी सरकार थी उस समय। और जो है राज्यपाल उस समय कौन थे? शंकर दयाल, डॉक्टर शंकर दयाल उस समय राज्यपाल राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो फिर उसके लिए कि कैसे पंचायती राज व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाए उसके लिए जो है 73वां संविधान संशोधन 1992 आता है, ठीक है। कि अब इसको जो है संवैधानिक प्रावधान हम लोग देते हैं करके, ठीक है। तो डायरेक्ट आप लोग को याद रखना है कौन सा जो है संविधान संशोधन आया था? 73rd जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बिल आया, जो कि जो है एक्ट बन गया 1992 में, ठीक है। और क्या हुआ, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन आया पंचायत के लिए, 74वां भी नगरीय निकाय के लिए आएगा, ठीक है। दोनों अलग अलग आए थे दोनों के लिए। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 आया और ये जो है 24 अप्रैल 1993 में क्या हो जाता है? लागू हो जाता है, ठीक। तो ये डेट आपको डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि इस दिन को हम लोग तभी क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस मनाते हैं, ठीक। तो क्या लाया गया? 73वां संविधान संशोधन जो है एक बिल लाया गया, ठीक। और जो है उसको जो है संसद में पेश किया गया, ठीक। अब कुछ डेट आपको याद रखनी है, ठीक। पहले हम लोग डेट देख लेते हैं, ये वाला डेट देख लेते हैं कि जो लोकसभा में जो है ये 22 दिसंबर को क्या होता है? लोकसभा में पहले ही कहाँ आया? 73वां संविधान संशोधन एक बिल लाया गया, ठीक। लोकसभा में इसको 22 दिसंबर को जो है पेश किया गया और जो है पास भी हो गया, ठीक है, 1992 में। फिर ये कहाँ जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। इतनी बात समझ आ रही है ना कि पॉलिटी नहीं पढ़े हो भाई आप लोग? नहीं समझ आ रहा है? हाँ इधर आपको आ रहा है मैडम? हाँ मतलब ये तो समझ आ रहा है ना कि पहले बिल जो है लोकसभा में या किसी भी सदन में आ सकता है, ठीक है। लोकसभा में आ रहा है जैसे, फिर वो पास होकर के कहाँ जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। 23 दिसंबर को वहाँ भी वो बिल पास हो गया, ठीक। फिर वो कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति उस समय कौन थे? शंकर दयाल जी उस समय राष्ट्रपति थे। और प्राइम मिनिस्टर कौन थे? नरसिम्हा राव जो है उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। 23 दिसंबर को वहाँ भी पास हो गया। फिर उसके जो है ये 24 दिसंबर को जो है इनेक्ट हो जाता है, मतलब ये क्या हो जाता है? 24 दिसंबर नहीं, सॉरी 24 अप्रैल को जो है क्या हो जाता है? लागू हो जाता है। इस तरीके से जो पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत हो जाती है, ठीक है। अब इसमें जो है ये जो अधिनियम था, कोई भी अधिनियम जब बनता है तो उसमें उसकी अपनी धाराएं होती हैं, उसमें उसके अपने अध्याय होते हैं, ठीक है, प्रावधान होते हैं और विषय होते हैं,
ठीक है। तो इस पंचायती राज व्यवस्था में जो है, अच्छा ये भी याद रखो भाई, ये भी याद रखो कि ये तो जोड़ तो दिया गया, ठीक है। अब इसको रखा कहाँ गया? जब पंचायती राज व्यवस्था आई तो उससे पहले जो है संविधान में कितने भाग थे भाई? मूल संविधान में कितने भाग हैं? कितने भाग हैं मूल संविधान में? 9 भाग है, 8 भाग है ना भाई मूल संविधान में, जो है 8 भाग है। कैसे कर रहे हो? ठीक है। फिर जब पंचायती राज व्यवस्था आई तो उसमें जो है भाग 9 जोड़ा गया, ठीक है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई डाउट है? भाग 9 जोड़ा गया, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। मूल संविधान में कितनी है अनुसूची? कुछ गलत थोड़ी बता रहा हूँ मैं, भाग शायद 8 ही थे भैया ना, ध्यान रखना। 8 भाग थे, भाग 9 जोड़ा गया इसमें, ठीक है। और कितनी अनुसूची थी? चलिए देखिए, देख के बताइएगा, ठीक है। बात कल बताना मेरे को। इसके लिए फिर क्या जोड़ेगी? अनुसूची 11 जोड़ी गई, शेड्यूल 11 जोड़ा गया, ठीक है। क्या क्या चेंजेस हैं ये बताया जा रहा है कि इसको भाई हम लोग भाग 9 में रखेंगे, ठीक है। जब जो है मूल संविधान में तो भाग 8 था, फिर एक भाग 9 अपना बनाया गया और उसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस 11वीं अनुसूची में जो है कितने विषय जोड़े गए? 29 विषय जोड़े गए। अब ये बोलोगे भाई कि ये विषय क्या है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं अच्छे से कि भाग उसमें क्या जोड़ा गया? भाग 9 जोड़ा गया, ठीक है। अनुसूची क्या जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये डायरेक्ट प्रश्न आता है, ठीक है। कितने जो है उसमें विषय थे? कितने विषय थे उसमें? 29 विषय थे, ठीक है। ये बात याद रखिए। अब ये विषय किस प्रकार के विषय हैं? विषय किस प्रकार के थे भाई? जल से संबंधित विषय हो सकते हैं, स्वच्छता से संबंधित विषय हो सकते हैं कि स्वच्छता से संबंधित वो लोग कानून कैसे बनाए, चुनाव से संबंधित जो है विषय हो सकते हैं। ये सारे विषय है ना, ये ध्यान रखना कि विषय का मतलब क्या है, ठीक है। कि और जो हो गए हितग्राही से संबंधित अपने विषय हो गए, ठीक है। कृषि से संबंधित अपने विषय हो गए कि कृषि से संबंधित कुछ भी अगर निर्णय लेना है तो कैसे वो लोग निर्णय लेंगे, क्या उसका प्रावधान होगा, ठीक है। उसकी जो है सभा कैसे बैठेगी, ठीक है। समिति का जो है आयोजन कैसे होगा, ठीक। ये सारी जो है कुल मिलाकर के इतने कितने हो गए? 29 विषय हो गए, ठीक है। इन सारे विषयों पर वहाँ पे बात की गई। तो क्या क्या याद रखोगे? कौन सा भाग जोड़ा गया? कितने अनुसूची? कितने विषय? और अनुच्छेद जोड़ा गया 243, ठीक। 243 से 243 ओ, ठीक। ये अनुच्छेद है। तो 4-5 चीज़ें आपको याद रखनी है। डायरेक्ट भाग 9 जोड़ा गया, अनुसूची 11 थी, 29 उसमें विषय थे, अनुच्छेद कौन सा? 243। अब जो है 40 से उठा करके 243 में रख दिया गया। अब ये समझ आ रहा है आपको डिफरेंस कि अनुच्छेद 40 में क्यों था पहले पंचायती राज, और वो पंचायती राज व्यवस्था 243 में कैसे आ गई? क्या डिफरेंस है बताओ? बताओ क्या डिफरेंस है? हाँ 243 में ला करके उसको क्या कर दिया गया? कंपलसरी कर दिया गया, ठीक है। इतनी बातें आप लोगों को समझ आ गई? चलिए, यही बात हम लोग देख रहे थे कि भाग 9 जोड़ा गया, अनुच्छेद जो है 243 था, 243 से 243 ओ जो है 15 जो है सब सेक्शंस इसके अंतर्गत आ गए आपके, ठीक है। और ये आपका शेड्यूल 11 हो गया और इसमें 29 विषय जोड़ दिए गए, ठीक है। अब ये जब बात आती है कि जो 73वां संविधान संशोधन, ये भी डायरेक्ट प्रश्न आता है, पंचायती राज जो व्यवस्था है वो कहाँ लागू नहीं है, ठीक है। तो जो दिल्ली में लागू नहीं है, क्यों लागू नहीं होगा दिल्ली में? ठीक है, सेंटर है करके। और तो केंद्र शासित प्रदेश तो पुदुचेरी भी है, चंडीगढ़ भी है। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे गांव ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है भाई कि वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र ही नहीं है।
तो पंचायती राज व्यवस्था तो ग्रामीण क्षेत्र पे लागू होगी, हो सकता है वहाँ पे नगरीय निकाय व्यवस्था होगी। दिल्ली में क्या होगी, नगरीय निकाय व्यवस्था होगी। तो एक तो आप लोगों को डायरेक्ट याद रखना है कि दिल्ली में जो है जो आपका 73वां संविधान संशोधन है वो लागू नहीं है, इज़ नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल। और जो 6वीं जो अनुसूची के राज्य हैं, ठीक है, 6वीं अनुसूची के राज्य जिसमें कौन कौन आ जाते हैं, असम आ जाता है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम आ जाता है, ठीक है। 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा आ जाता है। इसमें भी जो है पंचायती राज व्यवस्था जो है, मतलब 73वां जो संविधान संशोधन है लागू नहीं था उस समय, ठीक है। बाद में लोग लागू अपना करना चाहे तो कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये वाले जो क्षेत्र हैं ये भी सेंसिटिव एरिया है। यहाँ पे डायरेक्ट जो है राष्ट्रपति का शासन, मतलब राष्ट्रपति के आदेश पर काम चलता है। कोई भी अगर संसद किसी भी प्रकार का जो है आदेश पारित कर रही है या फिर जो सदन में जो है संविधान संशोधन कर रही है, कोई भी प्रावधान ला रही है, तो उसमें जो है पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। और यहाँ पर तो असम में तो विशेष रूप से जो है राज्यपाल जो है उन जो है आदर्शों को लागू करेगा उस क्षेत्र में, ठीक है। तो ये सेंसिटिव एरियाज़ है, इसलिए जो इन क्षेत्र पर लागू नहीं है। कहाँ पे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अनुसूची 5 में क्या है, है ना, शेड्यूल ट्राइब्स है, मतलब किन को छोड़ के, इन्हीं 4 एरिया को छोड़ के पढ़ते हैं ना हम लोग। अनुसूची 5 में पढ़ते ना कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़ करके जो है वहाँ के राज्य का प्रशासन, ठीक। तो ये बातें हैं, इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो, कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है, चलिए इतना ही रखें कि और आगे पढ़ें। कितने बजे तक क्लास रहती है? 6:45 तक। और करना है आगे? ओवरलोड हो रहा है। और करें आगे? चलिए आगे और थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको आप लोग को डायरेक्ट आप लोग को याद करना पड़ेगा कि अब इसमें जो हम लोग देखे थे कि 243A से 243A से 243O तक जो अनुच्छेद रखे गए हैं, जिसमें विभिन्न जो है इसके जो है प्रावधान रखे गए हैं कि भाई ग्राम सभा क्या है, ग्राम सभा की परिभाषा क्या है, पंचायत क्या है, पंचायत का स्ट्रक्चर क्या होगा, वहाँ पे जो है चुनाव कैसे होंगे, ठीक है, और वहाँ पे जो है कार्यकाल क्या होगा पंचायत का, ये सब की जो बात है वो अलग अलग अनुच्छेदों में रखा गया है, ठीक है। इसको डायरेक्ट आप लोग को याद करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे कि जो अनुच्छेद 243A है उसमें ग्राम सभा बताया गया है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि किसको ग्राम सभा बोलेंगे, ठीक है। ग्राम जो है, जो गांव है, उससे ही मिल करके जो सभा बनेगी, और वो सभा अभी आगे देखेंगे, मैं अभी ऐसे ही बता रहा हूँ, जो वहाँ पे मतदाता सूची में जिन लोगों का नाम होगा, मतलब 18 साल से जो है आगे, 18 साल जिनकी उम्र हो गई है और मतदाता सूची में उनका नाम हो गया है, उन सभी से मिल करके क्या होगा, एक ग्राम सभा का निर्माण होगा। अब आप लोग के लिए प्रश्न ये है कि जो मतदान की जो उम्र है वो कितनी है अभी? 18, ठीक है। क्या ये शुरू से 18 वर्ष है? शुरू से नहीं है। कितना था पहले? 21 था। तो 18 कैसे हो गया फिर? कौन सा हुआ? पहले 21 था, कौन सा? कब आया? 19, ठीक, बहुत बढ़िया। तो ये डायरेक्ट प्रश्न आप लोग को याद रखना है कि 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जो 21 वर्ष से जो उम्र था वो कब क्या कर दिया गया? 18 कर दिया गया। ये मतदान देने की अब क्या हो गई? उम्र हो गई। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद कौन सा है? कौन सा अनुच्छेद है? मतदान के जो अनुच्छेद है वो है 326, ठीक है, ये याद रखना। कौन सा अधिकार है? मतदान देने का अधिकार। फंडामेंटल राइट है। और कोई? लीगल राइट है, ठीक है, क्योंकि संविधान में इसका जो है प्रावधान 326 में भाई मौलिक अधिकार कब होता कि अगर भाग 3 में इसका प्रावधान रहता तो होता है, तो इसलिए लीगल राइट है। ये भी प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। वैधानिक अधिकार है मतदान देने का अधिकार जो है, ठीक है। तो देखो पहला हम लोग का क्या हो गया? ग्राम सभा हो गया। अनुच्छेद जो है 243A में ग्राम सभा की बात की गई है। अनुच्छेद 243B में जो है पंचायत का गठन की बात किया गया है, ठीक है। अच्छा, ये भी एक बात देख लो, तब ये थोड़ा बहुत समझ आएगा। ये हमारा मान लिया जाए ग्रामीण क्षेत्र है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ग्रामीण क्षेत्र बोलेंगे, ठीक, रूरल एरिया, ठीक।
अब इस रूरल एरिया में कैसे इसका संगठन हुआ है कि जो टॉप यहाँ पे जो है टॉप में कौन होगा, जिला पंचायत होगा, ठीक। इसके नीचे क्या होगा, जनपद पंचायत होगा। इसके नीचे क्या होगा, ये तीन व्यवस्था की बात किसने की थी, बलवंत राय मेहता समिति ने, ठीक है। अब यहाँ पे होगा ग्राम, ग्राम में क्यों बोल रहा हूँ, इसी को बोलते हैं गांव, ठीक। अंतर बस यही है कि ये जो है तत्सम शब्द है और ये तद्भव शब्द है, बस यही अंतर है इसमें, ग्राम और गांव में, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इतना ही अंतर है इसमें शब्द का ही, वैसे एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो इन ग्राम से मिल करके क्या बनेगा, आपका ग्राम पंचायत बनेगा, ठीक है। बहुत सारे ग्राम हो गए, जैसे छोटे छोटे गांव मिल करके क्या बन गए, इनको जो है अपनी एक ग्राम सभा हो गई, इनको मिला करके क्या बन गया, आपका ग्राम पंचायत बन गया। कोई एक ग्राम पंचायत का नाम बताओ यहाँ पे दुर्ग में, कोई एक आध ग्राम पंचायत, बघेरा ग्राम पंचायत है ना, बघेरा, बघेरा ग्राम पंचायत नहीं है, नहीं सुनिए, बघेरा सुनिए, ग्राम पंचायत है ना, हाँ ग्राम पंचायत है, ठीक है। आपका शायद मोहलाई भी ग्राम पंचायत है, मोहलाई का नाम सुने हो, वो भी शायद ग्राम पंचायत ही है। हमारा भी गांव है शायद, है ना, वो भी ग्राम पंचायत है। तो ऐसे छोटे छोटे गांव हैं जो ग्राम पंचायत है अपना, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इनसे मिल करके क्या बन गया, आपका ग्राम पंचायत बन गया, इन छोटे छोटे गांवों से मिल करके, ठीक है। अब जो बड़े क्षेत्र की जो ये तो छोटा क्षेत्र हो गया, अब और बड़ा क्षेत्र अगर ले लिया जाए, थोड़ा सा और बड़ा क्षेत्र है, इसमें जो हम लोग आगे क्राइटेरिया देखेंगे कि जो जनसंख्या होती है वो 5000 या 1000 हो, इस तरीके की जो संख्या होगी उस पर जो है ग्राम पंचायत बनाया जाएगा। और जो है जनसंख्या बढ़ गई तो उस बड़ी जनसंख्या में जनपद पंचायत बना दिया जाएगा, और थोड़ी सी जनसंख्या बढ़ गई तो यहाँ पर क्या बना दिया जाएगा, जिला पंचायत बनाया जाएगा। ये कहाँ होगी भाई, ये ग्रामीण, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र होंगे ना वहाँ पर होगा ये, ठीक है। फिर शहरी क्षेत्र में अपनी अलग व्यवस्था होगी कि शहरी क्षेत्र में जो है आपका नगर निगम होगा, फिर नगर पंचायत होगा, फिर ग्राम पंचायत हो, नगर निगम होगा, और क्या क्या रहता है, नगर पालिका रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके की व्यवस्था है, इसी को जो है अनुच्छेद में रख दिया गया है, ठीक है। तो देखो अब देखते हैं हम लोग कि अनुच्छेद 243A में जो है ग्राम सभा है, ठीक है। अनुच्छेद 243A में क्या है, ग्राम सभा है। फिर जो है पंचायत का गठन कैसे होगा, कैसे उस पंचायत का गठन होगा, वो 243B में दे दिया गया है, फॉर्मेशन ऑफ पंचायत, ठीक। 243C में पंचायतों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत, कि उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, कौन होंगे भाई उसमें, पंच कितने पंच इसमें सदस्य होंगे, उसका मुखिया कौन होगा, जैसे सरपंच रहता है, ठीक है, वो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, उसमें 243C में दिया होगा पूरे प्रावधान, ठीक है। सीटों को आरक्षण 243D में जो है सीटों को आरक्षण दिया गया है, ठीक, कि जो ST SC और OBC है और महिलाएं हैं उन लोगों के लिए सीट आरक्षित की जाए, ठीक है। उन लोग को जो है जो राजनीतिक सशक्तिकरण किया जाए, उन लोग को आगे बढ़ाया जाए, ठीक है। एक जो है आरक्षण की व्यवस्था कर दी, 50% जो है ST SC OBC रहेंगे, इस तरीके की व्यवस्था कर दी गई। तो वो किस में है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स 243D में है, ठीक है। डायरेक्ट आप लोग को याद करना है भाई, ठीक है। आगे हम लोग ट्रिक देखेंगे इसका कैसे याद करना है, लेकिन पहले आप लोग को मेहनत करना है इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद 243E में जो है पंचायतों का कार्यकाल हो गया। जैसे अपने विधायकों का कार्यकाल होता है, कितने साल का होता है, 5 साल का होता है, सांसदों का होता है 5 साल, वैसे इनका कार्यकाल कब होगा, सॉरी कितना होगा, और कब से शुरुआत होगी और कब इसकी खत्म होगी कार्यकाल, ये सारे प्रावधान किस में दिए गए हैं, टेंडर ऑफ पंचायत में दे दिया गया है, कि इसका कार्यकाल कितना होगा, कितने समय तक लिए रहेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है 243F में सदस्यों की अयोग्यता पर बात की गई है, कि कौन से सदस्य जो है अयोग्य होंगे, पंच के लिए और सरपंच के लिए, जनपद सदस्य के लिए, सभी के लिए, ठीक है। फिर वो जिला स्तर तक है कि क्या उसमें अयोग्यता होगी तो उसके लिए जो है उनको चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो अयोग्यता की बात किसमें की, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स 243F, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर 243G में जो है शक्तियाँ की बात की गई है।
पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है, शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व की जो है पंचायत है उनको क्या क्या शक्ति होगी, किस किस क्षेत्र में शक्तियाँ होंगी, क्या क्या कार्य वो कर सकते हैं, उनके लिए जो है बात किस में प्रावधान दिया गया है 243 में। इसको डिटेल में आके हम लोग देखते जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा अनुच्छेद 243 आता है। एच में जो देखो ये इम्पोज टैक्सेस की बात की गई है, यहाँ पे आ गया इम्पोज टैक्सेस एंड पंचायत फंड्स, कि कैसे वो जो है किन किन क्षेत्रों पर वो टैक्स लगा सकते हैं, कैसे वो फंड करेंगे, अनुदान की जो है प्राप्त वो कैसे करेंगे, केंद्र से कितना अनुदान मिलेगा, राज्य से कितना अनुदान मिलेगा, सारी जो है वो अनुच्छेद 243 एच में दिया गया प्रावधान, ठीक है। 243 आई में वित्त आयोग का गठन की बात किया गया है कि राज्य स्तर पर जो है पंचायत और जो है नगरीय निकाय के लिए तो अलग है, 243 वाई में है मेरे ख्याल से, ठीक है, होगा उसको देखेंगे। 243 आई में जो है राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है कि पंचायती राज से संबंधित जितने भी ऑडिट्स हैं और जो है वित्त से संबंधित जो भी प्रक्रियाओं का क्रियान्वयन करना है वो किस में बताया गया है, 243 आई में बताया गया है, ठीक है। फिर 243 जे पंचायतों की लेखाओं का संपरीक्षण, मतलब ऑडिटिंग की बात की गई है, ठीक है। ये देखो ऑडिटिंग की बात की गई है, और ये ऑडिटिंग कौन करेगा, समय समय पर राज्य सरकार जो है ऑडिटिंग की आदेश देगी और जो फाइनेंस कमीशन है वो हमारा करेगा, ठीक है। तो ऑडिटिंग मतलब भाई कितना उसको अनुदान मिला था, उन्होंने कितना खर्च किया, सही तरीके से खर्च किया कि नहीं किया, कौन कौन से हितग्राहियों को उन्होंने चयन किया, कोई डिफ़ॉल्ट तो नहीं हो रहा है, कोई धांधली भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है, सब का जो है उल्लेख किस में दिया गया, 243 जे में दिया गया है, ठीक है। फिर 243 के की बात करते हैं, इलेक्शन एंड इलेक्शन कमीशन की बात। अब चुनाव होगा उन लोगों का, ठीक है। चुनाव की बात कौन सी समिति ने की थी, चुनाव की बात कौन सी समिति ने की थी, जीवी राव समिति ने की थी, ठीक है, कि नियमित चुनाव होना चाहिए। तो चुनाव कैसे होगा भाई, उसकी बात कहाँ की गई है, 243 के में किया गया है, ठीक है। निर्वाचन और निर्वाचन आयोग कि इसके लिए प्रत्येक एक राज्य निर्वाचन आयोग जो है इसका चुनाव कराएगा। विधानसभा चुनाव कौन कराता है, हाँ, कौन सा इलेक्शन कमीशन, स्टेट, सेंट्रल, है ना। तो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन कराएगा, और राज्य के जो पंचायती राज का चुनाव हो गया, नगरीय निकाय का जो चुनाव हो गया वो कौन कराता है, राज्य का अपना जो है इलेक्शन कमीशन होता है वो कराता है। अनुच्छेद डायरेक्ट याद रखना है कि अनुच्छेद 243 के तहत, ठीक है, उसमें प्रावधान है। और सेंट्रल का कौन सा अनुच्छेद है, ठीक है। तो सेंट्रल का भी याद रखना भाई, ये सब कॉमन क्वेश्चंस है। 324 में इसका प्रावधान है, क्योंकि अभी चुनाव होने वाले हैं, अभी का जो एग्जाम होगा तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। अनुच्छेद 324 में जो है केंद्रीय निर्वाचन आयोग का जो है उल्लेख है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। 324 भाग कौन सा है, भाग 15 याद रखना है, ठीक है। 324 में जो है केंद्रीय हो गया और राज्य इलेक्शन कमीशन 243 के हो गया, ठीक है। फिर एल में 243 एल में क्या हो जाएगा कि पंचायती राज का लागू होना, ठीक है। कौन कौन से क्षेत्र में जो है पंचायती राज लागू होगा, इसकी बात किस में की गई है, 243 एल में की गई है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पंचायती राज टू यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, कि संघ शासित प्रदेश में, राज्य की भी बात की गई है, और संघ शासित प्रदेश में अगर वो कहाँ तक लागू होगा, किस क्षेत्र में लागू होगा, उस सभी की बात किस में की गई है, 243 एल में की गई है, ठीक है। फिर 243 एम में क्या बताया गया, पंचायती राज का लागू ना होना। जैसे अभी हम लोग कुछ क्षेत्र में देखे थे, दिल्ली देखे थे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम देखे थे, और क्या कंडीशन हो सकता है कि किसी और राज्य में जब पंचायती राज लागू नहीं होंगे, सारे कंडीशंस किस में दिए गए हैं, 243 एल में दिए, एम में दिए गए हैं, ठीक है। फिर 243 एन में जो है बने रहना, पंचायती राज व्यवस्था का मौजूदा कानून और पंचायतों का बना रहना, वो किस में दिया गया है, कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉस एंड पंचायत, ठीक है, वो 243 एन में दिया गया है, ठीक। ये डायरेक्ट याद करना है, सिर्फ रटने की चीज़ है ये, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, और इसको अपन डिटेल करेंगे भी नहीं, सिर्फ यहाँ से अनुच्छेद पूछेगा, और ये तो आया भी नहीं है, बहुत कम, एक आध बार ही पूछा होगा एम और एन को, ठीक है। ज़्यादातर वहाँ से चालू होता है, ए बी सी डी, आई को पूछा हुआ है, वित्त आयोग को पूछा हुआ है, ठीक है, इनको निर्वाचन आयोग को पूछा हुआ है, कार्यकाल को पूछा हुआ है, ठीक है। और 243 ओ जो है निर्वाचन संबंधित मामलों के में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन, ये बात इंपॉर्टेंट है। जो 243 वो है ना, प्रोहिबिशन ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट्स इन इलेक्शन रिलेटेड मैटर्स, तो जो निर्वाचन से संबंधित जो भी समस्या आएगी, जैसे मान लीजिए धांधली हुआ, ऐसे बात चलिए कि जो चुनाव हुआ था पंचायती राज का, उसमें जो है धांधली हुआ है भाई, और जो है इसको मैं कहाँ देना चाहता हूँ,
न्यायालय में चुनौती देना चाहता हूँ। तो इस तरीके की अगर कोई बात करेगा तो वो गलत है, न्यायालय इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। जैसे विधानसभा का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव हो जाता है, तो अगर उसमें जो है कोई धांधली होती तो आप सीधे जो है कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट बोलो चाहे सुप्रीम कोर्ट बोलो, ठीक है। लेकिन इसमें जो है न्यायालय का जो है प्रोहिबिशन जो है, मतलब जो इंटरफेरेंस वो जो है प्रोहिबिटेड है, ठीक। तो भाई आप अगर समस्या आती है तो कहाँ जाओगे, तब जब समस्या आएगी तो आप इसके लिए भी व्यवस्था की गई है कि आप जो है ग्राम पंचायत स्तर पर आता है तो आप SDM के पास जाओ, ठीक है। और अगर आता है जनपद स्तर पर तो आप कलेक्टर, ये भी देखेंगे हम लोग, ये इंपॉर्टेंट है, तो कलेक्टर के पास आप जो है अपील करोगे। और जो है जिला स्तर पर अगर आ जाता है तो जो है संचालक पंचायत, संचालक पंचायत के पास जाओगे, ठीक है। न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो 243 में क्या बोल रहे हैं, निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप का वर्जन है, ठीक। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। फिर 29 विषय तो हम लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो चलो आप लोग बताओगे, याद हुआ कुछ थोड़ा बहुत, नहीं हुआ है? चलो एक बार और देख लो, एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि कौन से अनुच्छेद में क्या क्या है। चलो आप लोग ही पढ़ते जाओ इसको, एक बार देख लो, रीड कर लो एक बार इसको। चलो आप लोग बोलिएगा, लास्ट ये करते हैं, फिर बाकी फिर कल करेंगे, ठीक है। चलो 243A, 243B, C, D, E, F, G, H, जोर से बोलो, जोर से, हाँ, I, J, K, L, M, N, O, ठीक, बहुत बढ़िया। तो इतनी बातें थी कि पंचायती राज व्यवस्था में आज हम लोगों ने देखा कि भाई उसके क्या क्या कारण थे पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए, कैसे वो जो है अनुच्छेद 40 में उसको लाया गया, संविधान संशोधन हुआ, उसके लिए कौन कौन सी जो है समितियाँ गठित की गई, सिफारिशें आई, ठीक है। फिर उसके बाद उसको 243 में जो है रखा गया और पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई, ठीक है। कोई डाउट है? बाकी फिर हम लोग कल करेंगे फिर, ठीक। चलिए, थैंक यू।